अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह। आज जो है SLC सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ में मॉडल पेपर 2 यानी मादरी प्रश्न पत्रिके 2, मादरी प्रश्न पत्रिके 2, तो इस पेपर के बारे में हमें डिस्कस करेंगे। तो आज ये मॉडल पेपर 2 या मादरी प्रश्न पत्रिके 2 इसका जो है पहला पार्ट है, पार्ट 1 है। तो इससे पहले मैं ऑलरेडी एक मॉडल पेपर जो है सॉल्व कर को उसके अलग अलग पार्ट वाइज में कर को बताया हूँ। अलग अलग मेंस को जो है अलग अलग पार्ट वाइज जो है क्लास सेशन वाइज कर को बता कर हो, तो तुम्हें जाकर वो भी क्लास देख सकती। उसके अलावा लेसन वाइज भी मैं जो है हर लेसन कर को, तो वो लेसन भी जाकर आप डीप से उसमें भी स्टडी कर सकते। तो ये डिपार्टमेंट से हमारे KSEB जो बोर्ड आता है, ओके, तो ऑलरेडी बता हूँ फ्रंट पेज में क्या रहता है। KSEB बोर्ड का जो है मादरी प्रश्न पत्रिके 2 मॉडल पेपर 2 जो कि तुम्हें देख सकते हैं 24-25 का, ओके, 24-25 का मॉडल पेपर। तो इसको आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ओके। तो मॉडल पेपर 2 में देख सकती ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಓಕೆ। ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಅದರ क्रमाक्षरದೊಂದಿಗೆ ಬರೆಯಿರಿ करको है, ओके। तो ये हर सवाल का 4-4 जवाब देती, सो सही जवाब को आप चुनकर लिखना है, ओके। हर सवाल के 4-4 जवाब देते हैं, तो उसमें जो है सही जवाब आपको चुनकर लिखना। तो फर्स्ट में वो हर एक को 1-1 मार्क्स आता है, तो करेक्ट आंसर लिखेंगे तो 4 भी आपको 4 मार्क्स मिले। तो फर्स्ट क्वेश्चन ಋಸ್ಸ ಸ್ವರಗಳಿಗೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1, ಋಸ್ಸ ಸ್ವರಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳಿವು, ओके। ऋस्स स्वरಗಳಿಗೆ यानी कम वक्त लेको प्रोनाउंसिएशन करने वाले हुर्फों को एग्जाम्पल, ಋಸ್ಸ ಸ್ವರಗಳಿಗೆ उदाहरणेಗಳಾಗಿರುವ अक्षरಗಳಿವು। ಋಸ್ಸ स्वर का तो जल्दी से बोलने वाले हुर्फा उसको बोलते हैं ಋಸ್ಸ स्वर, ओके। तो ऐसे हुर्फों को एग्जाम्पल्स होने वाले हुर्फा, उदाहरणेಗಳಾಗಿರುವ अक्षरಗಳು। उसके लिए मिसाल के तौर पे कौन से हुर्फा आती हैं इसमें से, जैसा कि फर्स्ट वन दी ये आई वो औ आता है कि अ ई ये वो आता है कि क च ट त प आता है कि न्या न नामा आता है कि। को 4 ऑप्शन दिए, तो सही जवाब को आपको सेलेक्ट करना है। तो ये आई वो ये ಋಸ್ಸ स्वर नहीं आता, इन्हें दीर्घ स्वर आता है, ओके। तो इन्हें आंसर नहीं। आपको मालूम है स्वरागलु जो है 13 लेटर्स होती, उसमें से स्वरा कौन से ही, ಋಸ್ಸ स्वर कौन से ही, दीर्घ स्वरा कौन से ही, अनु और उसमें के जो है अनुस्वार विसर्ग वाले योगवाहगलु कौन से ही, ये तमाम चीज़ें हमें जो ग्रामर क्लास में ऑलरेडी कर को तुम्हें जाको देख सकती। तो ये आई वो औ जो है दीर्घ स्वर आता, ये भी नहीं, क च ट त प भी नहीं आता, क्योंकि ये व्यंजनगलु के हुर्फा, ओके। और व्यंजनगलु के अल्प प्राण वाले हुर्फा इन्हों भी नहीं आते, सो इन्हें भी नहीं आता। तो न्या ना नामा इन्हों अनुनासिका नाक के सहारे बोलने वाले हुर्फा इन्हों भी नहीं होते। तो बचा को सा आ ई ये वो, सो दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि इन्हों ऋस्स स्वर बोलती जल्दी से इनको प्रोनाउंसिएशन किया जाता आ ई ए ओ। तो दिस इज द राइट आंसर। तो तुम्हें मॉडल पेपर में डालती मेन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1, तो उसका आंसर है बी मेन आ ई ए ओ, आ ई ए ओ, ओके। ऐसा ये चारों हुरूफ लिखती, तो इसको बोलते हैं ऋस्स स्वरा। नेक्स्ट देख सकती सेकंड सवाल जवाब, सेकंड का क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 2, ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶ ಇದಾಗಿದೆ करको सवाल है। ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶ ಇದಾಗಿದೆ। ಹೆಸರನ್ನು नाम को नाउन को सूचिसुआ मेंशन करने वाला या बताने वाला, नाम को बताने वाला या मेंशन करने वाला, व्याकरणांश ग्रामर पार्ट इदागिदे, ग्रामर पार्ट ये है। नाम को बताने वाला या मेंशन करने वाला ग्रामर पार्ट ये है। इसमें से कौन सा, 4 ऑप्शन दी, इसमें से कौन सा, जैसे कि क्रियापद देखो ही, सर्वनाम देखो ही, नामपद देखो ही, विशेषण देखो ही, 4 ऑप्शन ही। तो ಹೆಸರನ್ನು नाम को बताने वाला, नौन को बताने वाला अगर को, तो विशेषण नहीं आता, सर्वनामा का तो प्रनौन इन्हें भी नहीं आता, सिर्फ नाम को बताना अगर बोली सो,
वो तो क्रियापदा का तो नहीं आता, इन्हें वर्ब को बोलती। तो ऑलरेडी ये भी मैं नामपदा उसके प्रकारಗಳು फिर क्रिया तमाम चीज़ें मेरे ग्रामर क्लास व्याकरण क्लास में उसमें डिटेल से करको तो मैं जाको वहाँ देख सकती। सो ನಾಮಪದ इज़ द राइट आंसर, नाउन करको आता क्यों तो है नाम कुछ बताना सो ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ। ग्रामर में जो नाम को बताने वाले शब्द को रवा को क्या बोलती, तो नामपद इज़ द राइट आंसर। तो मैं क्या करती यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 डाल को ऑप्शन में सी डाल को नामपद अगर को लिखती, नामपद सी नामपद इसे। ओके नेक्स्ट ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಕೈಮುಟ್ಟಿ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ, ಈ ಸಮಾಸವಾಗಿದೆ। तो थर्ड क्वेश्चन, ಕೈಮುಟ್ಟಿ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸವಾಗಿದೆ। ಕೈಮುಟ್ಟಿ का तो क्या, हाथ को छूकर। तो ये रवा इस समासा के लिए एग्जाम्पल है। किस समासा के लिए एग्जाम्पल, कई मुट्ठी पदವು ಈ समास, कई मुट्ठी हाथ को छूकर, ये कौन से रवा का जो है समासा है। इधर ये तत्पुरुषा की, गमा का समासा की, कर्मधारय की, क्रिया समासा की। ओके कई मुट्ठी हाथ को छूकर करको, ये वर्ड को कौन सा समासा आता है। तो समासा क्लास में ग्रामर में करको तो तुम्हें जाको समासा के अलग अलग जो किस्में हो तमाम को डिटेल में करको, तुम्हें जाको व्याकरण क्लास में देख ले सकती। तो तत्पुरुष समासा नहीं आता क्योंकि इसमें पूर्व पदा और उत्तर पदा जो है इंपॉर्टेंस नहीं रहते, और उत्तर पदा के अधीना क्या भी नहीं आता। सो गमा का समासा भी नहीं आता, कर्मा नहीं बता रहा कि ये सेकंड उत्तरा पदा कैसा अगर को रकम क्या भी पूर्व पदा यानी फर्स्ट वर्ड बताना नहीं, तो इन्हें भी नहीं आता, इन्हें भी नहीं आता, इन्हें भी नहीं आता। तो बचा कौन सा, क्रिया समासा। सो एक्शन को बता रहा, कई मुट्ठी हाथ को छुरी हाथ, सो समथिंग वर्क इज गोइंग, सो कुछ वर्क हो रहा, कुछ काम हो रहा अगर को दिखा रहा। तो क्रिया समासा इज ए वर्ब एक्शन। सो द राइट आंसर इज क्रिया समासा, डी क्रिया समासा। तो तुम्हारे बुकलेट में क्या क्वेश्चन नंबर 3 डालती, डी ऑप्शन डाल को क्रिया समासा अगर को आंसर लिखती, क्रिया समासा अगर को आंसर लिखती। ओके नेक्स्ट, द्विरुक्तिಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇದು। ओके द्विरुक्ति का एग्जाम्पल ये, द्विरुक्तिಗೆ उदाहरणे ಇದು। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द्विरुक्ति को जो है एग्जाम्पल इन्हें कर को देखो, कौन सा, तुत्ता तुदी क्या, कसा कड्डी क्या, बेन्नु तट्टू सरासरा, ऐसा 4 ऑप्शन देखो। तुत्ता तुदी, कसा कड्डी, बेन्नु तट्टू, सरासरा 4 ऑप्शन, इसमें से सही जवाब हमें लिखना। द्विरुक्ति का तो हैंड बोले, द्वि का तो 2, उक्ति का तो बात, 2 बात, एक ही बात को 2 बार दोहराना उसको कहती है द्विरुक्ति। तो उसका मिसाल के तौर के रवा कौन सा, इसमें से कौन सा अल्फाज आता है वो लिखना। सरासरा नहीं आता क्योंकि इन्हें अनुकरणा व्यय, मिमिक्राइजिंग वर्ड, एक आवाज को बता रहा, अनुकरणा व्यय, अनुकरणा व्यय इन्हें नहीं आता क्योंकि यहाँ पूछी सो द्विरुक्ति लिखो कर को। बेन्नु तट्टू नहीं आता क्योंकि इन्हें फ्रेज, इन्हें भी नहीं आता। बेन्नु तट्टू इन्हें नहीं आता क्योंकि इन्हें नुड़ीगट्टू में आता, फ्रेज। ओके उसके बाद कसा कड्डी नहीं आता क्योंकि इन्हें जोड़ी पदा, राइमिंग वर्ड, जोड़ी पदा और जोड़ू नुड़ी। ओके और जोड़ू नुड़ी, जोड़ू नुड़ी करको लिख लो तुमने, जोड़ी पदा नहीं, जोड़ू नुड़ी। ओके जोड़ू नुड़ी आता। तो बचा को साथ तुत्ता तुदी, दोनों का वर्ड सेम माना रहा ना, एक ही बार 2 बार, तुत्ता का तो भी आखिरी, तुदी का तो भी आखिरी। सो द्विरुक्ति का मतलब एक ही वर्ड 2 बार दोहराना, यहाँ पे दोहरा रही। सो दिस इज द राइट आंसर। सो तुत्ता तुदी ये इज द राइट आंसर। तो तुम्हें इसको लिखती का अपने बुकलेट में ऐसा रहता है। तो इधर तुम्हें 4th क्वेश्चन कर को लिखती, लिखो ये ऑप्शन में तुत्ता तुदी कर को लिखती। ओके तुत्ता तुदी ऐसा ऑप्शन लिखती। सो ये हुआ। अब इसके बाद क्या है देखेंगे। तो नेक्स्ट ಮೇನ್ है ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 1-2 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। नीचे दिए गए सवालों को एक एक जुमले में जवाब दीजिए। ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए सवालों को ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ उत्तर बरेइरी, यानी नीचे दिए गए सवालों को एक एक जुमले में जवाब दीजिए। नीचे दी सवाल देखूँ तो उसके एक एक जुमले में हमें जवाब लिखना। तो फर्स्ट 5th क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ಗಿಳಿಯ ಯಾವ ಗುಣವನ್ನು ಇಂದ್ರನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡನು करको सवाल है।
ओके, ಗಿಳಿಯ ಯಾವ गुणವನ್ನು, तो ये 1-1 मार्क्स का है, 12 मार्क्स के क्वेश्चन, हर सवाल को 1-1 मार्क्स मिलता, तो ना सही जवाब को 1-1 मार्क्स मिलता, इस तरह से 12 मार्क्स, तो हर सवाल का 1-1 मार्क्स। गिಳಿಯ ಯಾವ गुणವನ್ನು इंद्रनु ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡನು, गिಳಿ यानी पैरट के कौन से जो है किरदार को इंद्रा पसंद कर लिया। सो उसका आंसर क्या लिखती हूँ तुम्हें, ಗಿಳಿಯ तत्वनिष्ठೆಯನ್ನು इंद्रनु ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡನು। सो द आंसर क्या लिखती हूँ तुम्हें, तो पैरट का कौन सा किरदार, कौन सी जो बात जो है इंद्र भगवान ने पसंद किया। सवाल, तो गिಳಿಯ तत्वनिष्ठೆಯನ್ನು इंद्रनु ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡನು, गिಳಿಯ पैरट की जो है तत्वनिष्ठे, उसकी जो है सिंसियरिटी, उसकी जो सिंपैथी दिखाने का जो रहम था उसको बोलते हैं तत्वनिष्ठे। तो ये जो पैरट सूख गया था, फिर भी जो है पैरट जो था, गिಳಿ जो था उसी पेड़ पे रहता था। तो इस बात को उन्हें पहले जिस तरह था अभी भी उसी तरह से है ना, ये बात देखो, खुशो को इंद्रा जो है उसकी इस बात को, तत्वनिष्ठे को बहुत पसंद कर लिया। गिಳಿಯ तत्वनिष्ठೆಯನ್ನು इंद्रनु ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡನು, तो पैरट की कौन सी बात को इंद्रा पसंद करेगा, तो गिಳಿಯ तत्वनिष्ठे, तो कि तत्वनिष्ठे की बात को जो इंद्रा बहुत पसंद कर लिया। ओके, गिಳಿಯ तत्वनिष्ठೆಯನ್ನು इंद्रनु ಒಪ್ಪಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡನು। नेक्स्ट, तो 1 मार्क्स हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, हमें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देख सकती, असी मसी ಎಂದರೇನು, तो ये तुमने मालूम है असी मसी कृषि लेसन का जो है चैप्टर का क्वेश्चन है। तो पहला सवाल जो है तुमने मालूम है वना मरद गिಳಿ, तो ऑलरेडी ये लेसन भी करको मैं, असी मसी कृषि ये लेसन भी अलग अलग पार्ट वाइज जो है लेसन को डिटेल से बता कहूँ, तो वहाँ जाकर तुम्हें डिटेल में लेसन को भी देख ले सकती। तो यहाँ पे उसका एक सवाल देखो, असी मसी ಎಂದರೇನು, व्हाट इज असी, व्हाट इज मसी, असी का तो क्या, मसी का तो क्या लिखना एक जुमले में, यानी असी का मतलब क्या है, मसी का मतलब क्या है करको लिखना। तो आंसर सी ईयर सवाल के साथ दिखा रहा हूँ मैं तुम ना, असी मसी ಎಂದರೇನು। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर मत देखो क्योंकि ये आंसर्स में सोल्यूशन में फाइंड करियो। सो तो 6 क्वेश्चन नंबर 6 सेम, असी मसी ಎಂದರೇನು, तो असी ಅಂದರೆ ಕರ್ತಿ अर्थात युद्ध सैनिकರು, मसी ಅಂದರೆ साहित्य रचने, ये लिखना। असी ಅಂದರೆ कत्ती तलवार, असी ಅಂದರೆ कत्ती तलवार, अर्थात माना युद्ध यानी बैटल जंग, सैनिकरू और सिपाहियाँ कर को आता है। असी का मतलब जो है तलवार कर को भी आता है। तो तलवार कब इस्तेमाल होता है, जंग के मैदान में इस्तेमाल होता है। और कौन इस्तेमाल होती है, सिपाहियाँ और तलवार इस्तेमाल होता है। इसलिए असी ಅಂದರೆ कत्ती अर्थात युद्ध सैनिकरू, मसी ಅಂದರೆ साहित्य रचने, लिटरेचर को क्रिएट करना, इस तरह से। ओके, असी ಎಂದರೆ कत्ती अर्थात युद्ध सैनिकरू, मसी ಎಂದರೆ साहित्य रचने, मसी का तो लिटरेचर की जो है रचना करना। असी का मतलब है तलवार, मतलब युद्ध बैटल और सिपाहियाँ, मसी का मतलब है साहित्य रचने, लिटरेचर को क्रिएट करना, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट, ये हुआ 1 मार्क का। आगे का क्वेश्चन, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ, ये सवाल है। ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ, श्रेष्ठ गुरुविनल्ली, क्वेश्चन नंबर 7, ಎಂತಹ शक्ति ಇರುತ್ತದೆ, श्रेष्ठ गुरु में, बड़े से उस्ताद में किस तरह की ಎಂತಹ शक्ति ಇರುತ್ತದೆ, किस तरह की पावर रहती है, बड़े उस्ताद में या माहिर उस्ताद में, महारत हासिल किए उस्ताद में किस तरह की पावर रहती है, ಎಂತಹ शक्ति ಇರುತ್ತದೆ, श्रेष्ठ गुरुविनल्ली ಎಂತಹ शक्ति ಇರುತ್ತದೆ। ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸನ್ನು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರಿಯುವ, ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ। तो श्रेष्ठ गुरु में एक अच्छे उस्ताद की निशानी क्या है, उसकी पावर क्या है, तो श्रेष्ठ गुरु एक अच्छे उस्ताद में शिष्यರ ಮನಸ್ಸನ್ನು, शागिर्द के मन को देखने वाला, अरियुवा शागिर्द के मन को पहचानने वाला, और अवर आसक्ति और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से तक्का, उसके हिसाब से ज्ञानवन्नु नीडुवा, और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से जो नॉलेज देने वाले ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ, इस तरह की पावर उनमें से रहती है। श्रेष्ठ गुरुविನಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ तो श्रेष्ठ गुरु में एक बड़े उस्ताद की निशानी क्या करतो, एक महारत, एक माहिर उस्ताद की निशानी क्या करतो, ಶಿಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಓದುವ, अपने
शागिर्द के मन को पढ़ना, मनस्सन्नु अरियुवा यार ओदुवा, अपने शागिर्द के मन को पहचान कर अवर आसक्ति के, उनकी जो है मुताबिक, उनके जो है चाहने के मुताबिक, उनके अखलाक के हिसाब से तक का ज्ञान, उसके हिसाब से नॉलेज देना या उनको जो इल्म सिखाने की जो ताकत है, नीड व शक्ति ये रहती है। तो एक माहिर उस्ताद में अपने शागिर्द को मन को पहचान कर उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, उन्हें चाहने के हिसाब से मुताबिक जो है उसको इल्म सिखाने की जो पावर जो है एक माहिर उस्ताद में, एक श्रेष्ठ गुरुविನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ। लिखे तो तुम ना 1 marks you will get. So again I am going to repeat answer. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರಿಯುವ, ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ। 2 पॉइंट भी लिखना तुम्हें। एक पहले पॉइंट में शिष्यर मनस्सನ್ನು, अपने शागिर्द के मन को पहचानता, दूसरे उनके मुताबिक उनके जो इंटरेस्ट, उनकी दिलचस्पी के हिसाब से इल्म देना, ज्ञान ನೀಡುವ, उनकी दिलचस्पी के हिसाब से जो है इल्म सिखाने की जो ताकत एक श्रेष्ठ गुरु में रहती है। नेक्स्ट, ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾನೆಟ್ ಕಡಲಹಕ್ಕಿ ಗೂಡನ್ನು ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿತು? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8। ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾನೆಟ್ ಕಡಲಹಕ್ಕಿ ಗೂಡನ್ನು ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿತು? अमेरिकाದಲ್ಲಿ, अमेरिका में गैनेट नाम की जो समंदरी इलाके में रहने वाला परिंदा गूडನ್ನು, अपने नेस्ट को ಯಾವ वस्तुಗಳಿಂದ अलंकरिसितो, किन चीज़ों से डेकोरेट किया? अमेरिका में एक बर्ड है गैनेट नाम का, जो कि कड़लहक्की, उन्हें समंदर के पास रहता है, तो उन्हें वहाँ पे घोंसला बनको था, उन्हें किन किन चीज़ों से सजावट किया था? अलंकरिसितो, याव वस्तुಗಳಿಂದ, किन चीज़ों से उसने जो है उसको सजावट की थी, अपने घोंसले को सजावट की थी। सो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन। ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾನೆಟ್ ಕಡಲಹಕ್ಕಿ गूडನ್ನು ಯಾವ वस्तुಗಳಿಂದ अलंकरिसितो? अमेरिका में गैनेट नाम का जो समुद्री इलाके में रहने वाला परिंदा, कड़लहक्की समुद्री इलाके का परिंदा, गूडನ್ನು, अपने नेस्ट को, घोंसले को ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ, किन चीज़ों से डेकोरेट किया या सजावट किया, ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ अलंकरिसितो? तो ऑलरेडी ये लेसन नीच करको में हक्की गूडुಗಳ निगूढ़ जगत, तो इसी चैनल में तुम्हें जाको देख ले सकती पूरे इसके लेसन के डिटेल से। इसके अलावा भी और भी क्वेश्चन आंसर जो भी हैं तमाम भी तुम्हें देख सकती, तो उसका अब आंसर हमें डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8, डोंट सी दिस, क्वेश्चन नंबर 8, ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾನೆಟ್ ಕಡಲಹಕ್ಕಿ ಗೂಡನ್ನು ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿತು? ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಆನ್ಸರ್ देखो अब। ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾನೆಟ್ ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡನ್ನು ಗಾಲ್ಫ್ ಚೆಂಡು, ನೀಲಿ ಶೀಶೆಯ ಚೂರು, ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಗೊಂಬೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿತ್ತು। अमेरिका का जो गैनेट नाम का परिंदा था, अमेरिकाದಲ್ಲಿ ग्यानेट हक्की, अमेरिका में जो गैनेट नाम का परिंदा था वो गूडನ್ನು, अपने घोंसले को गाल्फ चेंडू, गाल्फ के बॉल से, गाल्फ के यानी छोटे से बॉल में, और नीली शीशे चूरू, नीले रकम की जो है कांच के पीसा, और ಈರುಳ್ಳಿ सिप्पे, और प्याज के छिलके, मत्तु सन्ना गुम्मा, और छोटे से जो है डॉल से, छोटे से जो है गुड़ी से जो उसने सजावट की थी, सॉरी एक्सक्यूज मी, अलंकरिसितो। अमेरिका में जो गैनेट नाम का परिंदा है, तो अपने घोंसले गूडನ್ನು गाल्फ चेंडू, गाल्फ एक किस्म का खेल है, ऑलरेडी वो लेसन में मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तुम्हें जाकर इसी चैनल में देख सकते हैं। तो गाल्फ खेलने का एक बॉल आता है, उसको बोलते हैं गाल्फ चेंडू, और नीली शीशे या चूरू मतलब नीले रकम का कांच के टुकड़े, ಈರುಳ್ಳಿ सिप्पे मतलब प्याज के छिलके, मत्तु सಣ್ಣ ಗೊಂಬೆಗಳಿಂದ, और छोटे से गुड़ी लाकर जो है अपने घोंसले को इस अमेरिका नाम का गैनेट बर्ड जो है डेकोरेट किया था, सजावट किया था, अलंकरिसितो। ओके, तो ये लिखेंगे तुमने, तो 1 मार्क्स मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे बच्चों। ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 10, ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಜೀವನದ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೇನು? ಸೊ ಸಿಯರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್, ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಜೀವನದ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೇನು? तो ये आपको काफ़ी कप्पू लेसन, तो इस लेसन को भी मैं करता हूँ, तो मैं जाको इसी चैनल में देख सकती, तो लेसन का मैं डिटेल रीडिंग, एक्सप्लेनेशन और अभ्यास प्रश्नಗಳು भी करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10, तो गुरुಗಳು यानी उस्ताद जो है ಹೇಳಿದಂತೆ बोले जैसा जीवनದ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ, यानी हमारे ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आती, मुश्किलें आती, हमारी ज़िंदगी के जो प्रॉब्लम मुश्किलात आती, उसका निजवादा, उसका सही वजह क्या, निजवाದ ಕಾರಣವೇನು, उसकी सही वजह का निजवाದ ಕಾರಣವೇನು?
ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಉಸ್ತಾದ್ ಬೋಲೆ ಸರ್ಕ जो है ಜೀವನದ ಜಿಂದಗಿ में जो मुश्किलात प्रॉब्लम ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ सही माने में जो वजह क्या है ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೇನು. सो सेम क्वेश्चन, उसी का आंसर अब हम डिस्कस करेंगे. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಜೀವನದ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ देखो, ಉತ್ತಮವಾದುದನ್ನೇ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆಯೇ ಜೀವನದ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. तो क्या लिखती हूँ तुम्हें, उत्तमवादन्ने अच्छा है सोच पढ़ियಬೇಕು, अच्छा है सोच हमें पाने करने की जो बात है ಎನ್ನುವ ಆಸೆ ऐसी चाहत जो है जीवनದ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आती मुश्किलात आती उसकी निजवाद कारण है, उसकी सही वजह है, उसके सही रीज़न है, यही वजह है. उत्तमवादुदन्ने पढ़ेಬೇಕು, अच्छा है सोच हमें हासिल करना, अच्छा है सोच पाना ಎನ್ನುವ आसे करने की जो आस हमारे अंदर है. जीवनದ ತೊಂದರೆ हमारे ज़िंदगी में जो मुश्किलात आती प्रॉब्लम्स आती उसकी निजवाद कारण है, उसकी सही वजह ये है. ओके, तो ये लिखे तुम्हें मार्क्स मिलती. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೇನು ಜೀವನದ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ. क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. ಹಾಮಾನಾಯಕರು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಮಾನಾಯಕರು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. तो इसका मतलब है हामानायक जो हैं उनके बताए हिसाब से ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು हमारे बड़े जो हैं नಮಗೆ हमें ಏನು ಕಾಣಿಸಿ हमने क्या दिखाएं, हमारे बड़े जो है हमें क्या दिखाए. हामानायक हिसाब से उन्होंने बताए ना, उस हिसाब से हमारे बड़े जो है हमें क्या दिखाए, हमारे बड़े हम ना कौन सा रास्ता दिखा की. तो उसका जवाब देखो, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆ ಹೇಳುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಹೇಳು ಎಂದು सौजन्यದ ಗೆರೆಯನ್ನು ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. यानी हमारे बड़े हमें किस चीज़ को दिखाए, किस रास्ते को दिखाए. हामानायक जो ऑथर बोल रही हैं सौजन्य लेसन में ये भी करको तुम इसी चैनल में जाकर सौजन्य लेसन को डिटेल से देख सकती, जिसमें कि मैं लेसन रीडिंग अभ्यास प्रश्नಗಳು तमाम चीज़ें करको. तो सेम क्वेश्चन ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸಿ, हमारे बड़े हमना क्या दिखाए अकॉर्डिंग टू हामानायक. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆ हमारे बड़े जो है हमना ಹೇಳುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಹೇಳು. जो कोई तुम सच्चाई को बोलते हो, जो तुम सच्ची बात कहते हो, ಹೇಳುವ सत्य जो तुम बोलते हो ना सच्ची बात, उस बात को प्रियವಾಗಿ ಹೇಳು, प्यार से बोलो. जो कुछ तुम सच्ची बात कहते हो उसको प्यार से बोलो. यंदु इस तरह से सौजन्यದ ಗೆರೆಯನ್ನು, इस तरह से एक सौजन्य की जो है लकीर को, एक कर्टेसी वाली लकीर को, एक गुड नेचर वाली लकीर को जो है उन्होंने दिखाया है. ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. नमगे ಹೇಳುವ सत्यವನ್ನು प्रियವಾಗಿ, जो कोई तुम सच्चाई बोल रहे हो उसको प्यार से बोलो करने की बात जो है उन्होंने दिखाया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हमें. क्वेश्चन नंबर 12. ಕಾಡನ್ನು ಅಲೆದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಿಗೆ ಹೊಳೆದುದ್ದೇನು. क्वेश्चन नंबर 12. ಕಾಡನ್ನು ಅಲೆದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಿಗೆ ಹೊಳೆದುದ್ದೇನು. जंगल जंगल जो घूमया सिद्धार्थ उसको क्या दिमाग में बात आई, उसको क्या दिमाग में आइडिया आया. ಕಾಡನ್ನು ಅಲೆದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಿಗೆ, जंगल जंगल जो घूमया रोम करया सिद्धार्थ उसको क्या दिमाग में बात आई. ಹೊಳೆದುದ್ದೇನು उसको क्या दिमाग में बात आई, क्या उसको समझ में आई. ओके, ಕಾಡನ್ನು ಅಲೆದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಿಗೆ ನಾಡಿನ ಅರ್ಥ ಹೊಳೆಯಿತು. ಕಾಡನ್ನು ಅಲೆದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಿಗೆ ನಾಡಿನ अर्थ ಹೊಳೆಯಿತು. जो जंगल जंगल घूमया सिद्धार्थ बोधि वृक्षದ हाड़ू में हमें करको सिद्धार्थ किस तरह से बुद्धा बन को है. तो मैं जाको इसी चैनल पे बोधि वृक्षದ हाड़ू देखो, तो इस पोएम का डिटेल तुम ना एक्सप्लेनेशन और अभ्यास प्रश्नಗಳು जो तुम्हारे टेस्ट और एग्जाम के रिलेटेड आने वाले क्वेश्चन को भी और भी दूसरे सवाल जवाब सब मिल जाएंगे. तो यहाँ पे आंसर देखो, ಕಾಡನ್ನು ಅಲೆದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಿಗೆ,
ಕಾಡನ್ನು ಅಲೆದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಿಗೆ ನಾಡಿನ अर्थ ಹೊಳೆಯಿತು. सो द मेन आंसर यहाँ पे नाडिन अर्थ लिखना, बस रिमेनिंग सब क्वेश्चन में रहता. मतलब काडन्नु अलेदा, जंगल जो घूमिया भटकिया सिद्धार्थ, उसको नाडिन अर्थ मैं किस लिए अपने लोगों के साथ रहना, किस लिए मैं शहर में रहना, ना कि मैं जंगल में रखो, मैं तपस्या कर ले को बैठना, मैं किस लिए अपने लोगों के साथ रखो, उनकी खिदमत करना करने की जो नाडिन अर्थ उसकी समझ जो है आई, होಳೆಯಿತು, वो उसके समझ में आई, होಳೆಯಿತು. ओके, मैं किस लिए अपने लोगों के साथ रहना, उनकी खिदमत में लगे रहना करने की बात उसको एहसास होते. कब? जंगल जब भटकता सिद्धार्थ तब को. ओके, सो दिस इफ यू राइट यू विल गेट 1 मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 13 की तरफ जाएंगे. ಒಂದು वाक्य, तो इधर क्वेश्चन है मॉडल पेपर के, तो उधर आंसर में डिस्कस कर रहा हूं. ಯುಗಾದಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆಲದಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಸಿಂಗಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ओके, ये क्वेश्चन है. युगादिया संदर्भदल्ली, युगादि के माहौल में, युगादि जो फेस्टिवल है उस माहौल के दौरान नेलदम्मा यानी ज़मीन माँ किस तरह से डेकोरेट करती है, हेगे सिंगारಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ, किस तरह से उन्हें अपने आप को सिंगारा करते, किस तरह से अपने आप को सजा लेती है. युगादिया संदर्भदल्ली, युगादि के जो त्यौहार आती है, फेस्टिवल आती है. ओके, तो ये हिंदुओं की, भाइयों की जो है एक जानी मानी फेस्टिवल जो कि न्यू ईयर समझती हूँ ना, उनके हिसाब से. ओके, तो ये युगादि की माहौल जब आती है, सो युगादिया संदर्भदल्ली इस माहौल में ज़मीन माँ यानी नेलदम्मा, नेला का तो ज़मीन, उसको माँ के जैसा लक़ब दे रही, तो ज़मीन जो है किस तरह से सज धज जाती है, हेगे सिंगारಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ, किस तरह से सजती है, किस तरह से सज धज के रहती है. ओके, सो आंसर इज ಯುಗಾದಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆಲದಮ್ಮ ನವವಧುವಿನಂತೆ ಸಿಂಗಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. युगादिया संदर्भ, युगादि के त्यौहार के माहौल में उस दरमियान नेलदम्मा ज़मीन माँ जो है, ज़मीन जो है नवा वधुविनंते, नवी नवेली दुल्हन जैसी, न्यू ब्राइड जैसी. ओके, उस तरह से सिंगारಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ, उस तरह से सजती है. ज़मीन माँ एक नवी नवेली दुल्हन, नवा वधुविनंते, नवी नवेली दुल्हन जैसी सज ढसती है, सिंगारಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. तो युगादि के माहौल में ज़मीन किस तरह सजती है, तो आंसर ये लिखना, नवा वधुविनंते इज द मेन आंसर, नवी नवेली दुल्हन जैसी. सो रिमेनिंग सब तो ना क्वेश्चन में मिल जाता है. ये हेगे कार्ड को नवा वधुविनंते, ज़मीन माँ जो है युगादि के माहौल में किस तरह से सजती है, नवा वधुविनंते, एक नवी नवेली दुल्हन जैसी. इफ यू राइट दैट विल गेट 1 मार्क. ओके, तो ये तुम ना 1 मार्क का वो अभी नेक्स्ट उसी में इनका आगे का क्वेश्चन की तरफ जाएंगे बच्चों. सो क्वेश्चन नंबर 14 अकॉर्डिंग टू योर मॉडल पेपर, जो मादरी प्रश्न पत्रिके उसमें कवि एम ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು ಎಂತಹ ಹೇಡಿತನ ಬೇಡ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. पोएट जो है एम ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ इन्हों किस तरह का जो डरपोकपन नहीं पालना ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. कवि एम ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ अडिगा, जो पोएट का नाम है, नज़मकार जो हैं उनका नाम, एक पोएट का नाम, उनका नाम बोल रहे हैं ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ अडिगा. उन्होंने अपने नज़म में किस तरह का डरपोकपन, हेड़ीतना नहीं करना, नहीं पाना अगर को बोल रही ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. तो गुरी पोयम में तुमना ये आता है, गुरी पोयम में है. ओके, तो इसका आंसर देखो, ಅಡಿಗರು ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಡಿತನ ಹಾಗೂ ಹೆಣ್ತನ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. गाड़ी बीसीदत्ता तिरुगुವುದು हेड़ीतना, जहाँ पे हवा आती है वहाँ का रुख बदलना ये डरपोकपन, हेड़ीतना. दाड़ी बंदोड़ने और अटैक आए तो शरणु होगुವುದು, सरेंडर हो जाना. तले बागुವುದು, सर झुकाना, सरेंडर होना या सर झुकाना जो है ಹೆಣ್ತನ, ये जग औरतपन कर को ಹೀಗೆಂದು ಅಡಿಗರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. इस तरह से अडिगा जो है बोल रहे हैं. गाड़ी बीसीदत्ता तिरुगुವುದು, जहाँ हवा का आता उधर फिर जाना. ओके, जिस तरह हवा आती है उधर उधर रुख कर डालना, ये डरपोकपन है. और दाढ़ी बंदोड़ना, अटैक आए तो शरण हो, सरेंडर हो जाना. तले बागुವುದು, सर झुकाना ಹೆಣ್ತನ, और अपने आप हमारा सर झुकाना जो है एक लड़कीपना, औरतपना, यानी ये जो है डरपोकपन, कायरपन, इसलिए ये नहीं पालना कर को बोल रही. ओके, तो हवा जिस तरह था रुख बदल लेना नहीं, हमें डट को हमारा एम पाने, गोल पाने, हमें उसके तरफ रुख करे रहे तो उसके तरफ डट को रहना, उसकी कोशिश करना, उसको पूरा करने.
तो इसको बोल रहे ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದತ್ತ ತಿರುಗುವುದು ಹೇಡಿತನ लिख डाले तो बस तुमना ಯಾವುದು ಹೇಡಿತನ अगर को दीसो नहीं तो खाली है ಹೇಡಿತನ दीसो की वजह से ये इतना लिखो बस ये सब नको ये दो का आंसर भी देखो ही ಹೆಣ್ತನ अगर को है क्वेश्चन तो तुम्हें इतना लिखो ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದತ್ತ ತಿರುಗುವುದು ಹೇಡಿತನ ಅಡಿಗರು ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಡಿತನ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಥ ಹೇಡಿತನ ಬೇಡ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದತ್ತ ತಿರುಗುವುದು ಹೇಡಿತನ ಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ओके इसके बाद तुम्हें क्या लिखना ये वर्ड लिखो ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದತ್ತ ತಿರುಗುವುದು ಹೇಡಿತನ ಬೇಡವೆಂದು ಎಂ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ओके ये इसके बाद वो ऑथर बोले सो क्या जिस तरह हवा आती उधर हमें रुख बदल लेना ये जो है कायरपन ये एक जो है कवर्डनेस कर को ऑथर गोपाल कृष्ण अडिगा बोलती नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 1 मार्क का कुणिगल केरे हेगे बागिदे कुणिगल की लेक किस तरह से झुका हुआ है हेगे बागिदे कुणिगल का लेक कुणिगल का तालाब किस तरह से झुका हुआ है कुणिगल केरे ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಬಾಗಿದೆ कुणिगल का लेक जो है बाಳೆहण्ಣಿನಂತೆ बागिदे कुणिगल का लेक जो है मौस जैसा केले के जैसा जो है कर्व है बेंड हुआ है कुणिगल केरे बाಳೆहण्ಣಿನಂತೆ बागिदे कुणिगल का तालाब या केरे जो है बाಳೆहण्ಣಿನಂತೆ यानी मौस के जैसा केले के जैसा वो झुका हुआ है कर्व है ओके कुणिगल केरे बाಳೆहಣ್ಣಿನಂತೆ बागिदे तो किस तरह से झुकाएगा तो मौस के जैसा वो झुका हुआ है ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 16 ವೇಷ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದು ಸಿದ್ದರಾಮ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ವೇಷ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದು ಸಿದ್ದರಾಮ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ವೇಷ जैसा भेष उस तरह से हमारा जैसा भेष वैसा जो है हमारी इबादत नಡುವಿನ इसके दरमियान का संबंध रिलेशन ಹೇಗಿರ किस तरह से रहना अगर को ಸಿದ್ದರಾಮ बोलती ಸಿದ್ದರಾಮ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ವೇಷ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆ ನಡುವಿನ संबंध भेष और उसके जो है किस तरह से इबादत करना इसके दरमियान का जो रिश्ता है नಡುವಿನ संबंध ಹೇಗಿರ किस तरह से रहना अगर को सिद्धराम बोलती भेष और किस तरह से हमारा आचरण रहना मतलब यहाँ पे आंसर है उसका ವೇಷ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆ ವೇಷಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಇರಬೇಕು ವೇಷಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಚರಣೆಯು ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ सिद्धरामा जो है वेश के अनुगुण भेष के हिसाब से जो है हमारे इबादत भी रहना हमारा सेलिब्रेशन भी आचरणीय इरे उसके तरह भेष की तरह हमारी इबादत भी रहना अगर को इंदु सिद्धरामा ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ इस तरह से सिद्धरामा बोले हैं किस तरह से भेष है उसी तरह से हमारी इबादत भी रहना अगर को सिद्धरामा बोलती ओके भेष और हमारी इबादत किस तरह से रहना तो इतने भी हमें डिस्कस करें जो ಒಂದೊಂದು वाक्य के डिस्कस करें अब आगे हमें जो है 3-4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिसी की तरफ जाएंगे जो कि 2-2 मार्क्स के तुम ना सवाल जवाब आती तो 16 मार्क्स तुम ना 8 क्वेश्चन उससे आती टोटल 8 क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम फ्रॉम दैट तो तुम्हें इसमें एक एक भी लिखेंगे तो 2-2 मार्क्स मिलती है 8 सवाल जवाब तुम्हें अटेंड कर डाले तो तुम्हें 16 मार्क्स कैन सी है तो इधर पे मार्क्स दिए गई तो ये मॉडल पेपर है माध्यमिक प्रश्न पत्रिका रेडू कर रहा हूँ तो इसमें जो है तुम्हें 8 मार्क्स मिल जाएंगे सॉरी 8 सवाल जवाब है हर एक का 2-2 लिखेंगे तो तुम ना 16 मार्क्स मिल जाती ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखो ರೈತರು ಬೇಸಾಯವೇ ಬೇಡ ಎನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು ये सवाल है तो लॉन्ग आंसर का 3-4 वाक्य का पहला सवाल है ओके तो 2-2 मार्क्स भी मिलती हैं इसमें 17 में तो ये तुमने मालूम हो गया किस लेसन से दी असी मसी कृषि कर को तो इस लेसन को मैं कर को तुम्हें जाको डिटेल से देख सकते हैं इसी चैनल में रईतरु किसान जो है बेसायवे बेड़ा हमना अग्रिकल्चरिस्ट नक्को हमना जो है खेती करने का नक्को एन्नुव परिस्थिति करने की सिचुएशन निर्माणवागलु बनने की वजह क्या है निर्माणवागलु कारणवेनु किसान जो है हमना खेतीश्नको बेसायवे बेड़ा एन्नुव पर करने की सिचुएशन या माहौल बनने की वजह क्या है निर्माणवागलु कारणवेनु सो सेम क्वेश्चन उसका आंसर अब हमें डिस्कस करेंगे जो कि 2-3 वाक्य में आ रहा है देखो यहाँ ಬೇಸಾಯವೇ ಬೇಡ ಎನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ ಕಾರಣವೇನು मतलब दो भी एक ही है सो डोंट सी द क्वेश्चन नंबर
ಸೊ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು, ಬೇಸಾಯ ಬೇಡ ಎನ್ನುವ स्थिति निर्माणवागलु कारणवेनु। तो थोड़ा उसमें चेंजेस है क्वेश्चन में, डोंट वरी अबाउट दैट। तो सेम क्वेश्चन है वो 17। तो तुम्हें क्या करना, आंसर देखो इस तरह से लिखना 2 मार्क्स के लिए। अकाल वृष्टि, उत्तम बीज सिगदिरुವುದು, ಬರಡಾಗುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಿ, ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ರೋಗಗಳು, ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಸಿಗದಿರುವುದು, ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೃಷಿಕನಿಗೆ ಬೇಸಾಯವೇ ಬೇಡ ಎನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ। ओके तो इसमें क्या लिखती हैं तो तुम्हें अकाल वृष्टि है तो क्या हो रहा है, बारिश ही नहीं आना, वक्त पर बारिश नहीं आना। ओके अनावृष्टि, अकाल वृष्टि, अनावृष्टि ऐसे 2 आते हैं। अकाल वृष्टि का तो यहाँ पे वक्त पे दौरान बारिश नहीं आना या बारिश आ तो बहुत ज़्यादा आ जाना, ऐसा माहौल हो जाता है। तो ये एक वजह अकाल वृष्टि। नेक्स्ट क्या, किस लिए किसान जो है मुझे खेती नहीं करना, मुझे एग्रीकल्चर नहीं करने की हालत बनने की वजह क्या है, ये क्वेश्चन है। ಬೇಸಾಯ ಬೇಡ ಎನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು। तो उसे आंसर क्या लिखती हैं, अकाल वृष्टि के तो वक्त के टाइम के हिसाब से बारिश नहीं आ रहा, नहीं तो बारिश आया तो बहुत ज़्यादा आ रहा, इससे हमारी जो है फसल खराब हो जा रही। तो ये एक वजह। नेक्स्ट सेकेंड वजह, उत्तम बीज सिगुदिरुವುದು, यानी अच्छी क्वालिटी का बीज नहीं बोलना। किसान खेती करना है तो उन्हें ज़मीन को जो है नागरने के बाद ज़मीन में उन्हें बीज बोना, फिर बीज बोना है ना, बीज बोने के बाद उसे पानी देना, उसे गोबरी देना है ना, उसके बाद जो है उसको उसकी देख रेख करना, फिर उसको जो है फर्टिलाइज़र्स पेस्टिसाइड्स मारना, यानी दवाई मारना, कीड़ नहीं खाना, तब जाकर उसकी फसल आती है। तो बहुत कुछ खर्चा करना, बहुत कुछ एफर्ट डालना, जब जाकर उसे किसान को फसल मिलती है। सो अगर उसे अच्छे क्वालिटी के जो ज़मीन में बोने के वास्ते जो फसल उगाने के जो बीज रहती हैं वो नहीं मिल रही है, सो ये भी एक वजह। उत्तम बीज सिगुदिरुವುದು, गुड क्वालिटी सीड्स इज़ नॉट गेटिंग, अच्छे जो है गुणवत्ता के अच्छे जो है क्वालिटी के जो है बीजा नहीं मिल रही, जो कि ताकि वो ज़मीन में बो सके। नेक्स्ट क्या, बरड़ागुತ್ತಿರುವ भूमि, ज़मीन जो है बंजर पड़ जा रही है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स, ज़्यादा ये पेस्टिसाइड्स वगैरह मार को क्या हो जा रहा है, तो आज ज़मीन जो है बंजर हो जा रहा है। अलग अलग हालात ऐसा जो है नेचुरल डिज़ास्टरों को क्या हो जा रही है, ज़मीन जो है बंजर पड़ जा रही है, तो उसको बोलते हैं बरड़ागुತ್ತಿರುವ भूमि। ये तीसरी वजह। नेक्स्ट क्या, ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ, हाँ इंसेक्ट्स की वजह से, कीड़े जो है जैसे ही फसल, अब उन्हें सब मेहनत कर को फसल उगा लिया, अब काटने का तो उस कुछ ही दिन पहले क्या हो जाती, कीड़ पड़ जा खाना शुरू हो जाती है उसको, फसल को, तो उससे नुकसान होता है। उसको बोलते हैं ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ, यानी कीड़े मकोड़ों की जो है वजह से, इंसेक्ट्स की वजह से। बगे बगेया रोगಗಳು, अलग अलग किस्म के रोग, बीमारियां जो है फसल को लग जाती हैं। कभी कभार जो है अलग अलग किस्म के जो है बीमारियां जो है फसल को लग जाती है, ये भी एक वजह। ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ, अट लास्ट उन्हें ऐसा वैसा करके फसल उगा लिया तो भी ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ, जो उन्हें फसल उगाया उसको सरियाद बेले सिगदिरुವುದು, सही मायने का जो है उसको वैल्यू या उसको जो है सही मायने का जो है उस प्राइस जो है उसके फसल को नहीं मिला, तो सरियाद बेले सिगदिरुವುದು। उन्हें मेहनत पड़कर जब किसान जो है खेती से फसल उगाया, फसल उगाने के बाद जो है उन्हें काट को बाजार में ले गया तो बाजार में उसके सही दाम नहीं मिल रहे, उसके नुकसान होते, सरियाद ಬೆಲೆ ಸಿಗದಿರುವುದು। ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ, इस वजह से कृषिकनिगे किसान को जो है ಬೇಸಾಯವೇ ಬೇಡ, खेती नको करने का ಎನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ऐसे हालात, ऐसे सिचुएशन जो है निर्माणवागुತ್ತಿದೆ, ऐसे हालात, ऐसे सिचुएशन जो है बन जा रही, निर्माणवागुತ್ತಿದೆ। ओके, ಬೇಸಾಯವೇ ಬೇಡ ಎನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ, तो ಅಕಾಲ ವೃಷ್ಟಿ, ಉತ್ತಮ ಬೀಜ ಸಿಗದಿರುವುದು, ಬರಡಾಗುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಿ, ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ರೋಗಗಳು, ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಸಿಗದಿರುವುದು, ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೃಷಿಕನಿಗೆ ಬೇಸಾಯವೇ ಬೇಡ ಎನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ। तो इन वजह से जो है किसान को फसल उगाना नहीं, मुझे खेती नहीं करता करने की जो है हालत बन जा रही है। तो ये तमाम वजह तुम्हें लिखना, अकाल वृष्टि, उत्तम बीज सिगदिरुವುದು, बरड़ागुತ್ತಿರುವ भूमि, क्रिमिकीटಗಳ हावड़ी, इस तरह से। तो मैं असी मसी कृषि लेसन भी करको हूँ, उसमें भी जाकर तुम्हें डिटेल से देख सकती, जो कि उसमें तुम ना और भी कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और दूसरे सवाल भी अगर देंगे तो तुम ना लिखने ईजी हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18,
क्वेश्चन नंबर 18 से जो है मैं अगले पार्ट 2 में करने वाला। अब तक जो है पार्ट 1 करे, तो पार्ट 1 में आज तुम ना मॉडल पेपर 2 शुरू करे आओ। मॉडल पेपर 2 में तुम ना किस तरह से MCQ आती, एक सवाल देखो उसके अलग अलग जवाब देखो रहती, उसमें सही जवाब कैसा लिखना वो बता दी। और उसके बाद ಒಂದೊಂದು वाक्य एक मार्क्स के जो कि 5th to 16 में ಒಂದು वाक्य आती, लेसन और पोएम, और तुम ना सप्लीमेंट्री रीडिंग पूरक ओदु, इसमें से एक एक वाक्य के देती हूँ, वो लिखना 1 मार्क्स के। उसके बाद 3-4 वाक्य स्टार्ट करें, उसमें का एक क्वेश्चन में ख़त्म कर को, तो 18 से हमें 2 मार्क्स का अगली क्लास में पार्ट 2 में मॉडल पेपर 2 जो कर रहा हूँ इसमें पार्ट 2 में अगली क्लास में ये सवाल जवाब हमें कंटिन्यू करेंगे।